नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, योग की जब बात आती है और अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो सभी लोग जो आज के समय में है हेल्थ कॉन्शियस है और सभी सोचते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। और बहुत से लोग हैं जो इसके लिए कार्य भी करते रहते हैं या कोई अपने खान पान में वो बदलाव लाते हैं या फिर रूटीन लाइफ में वो बदलाव लाते हैं। लेकिन योग के माध्यम से आप कैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि फिट रहना आज के समय में सभी चाहते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना लगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना लगे, सिर्फ आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, यानी निरोगी काया अगर आप चाहते हैं, तो योग के माध्यम से उस तरह से आप कैसे निरोगी काया पा सकते हैं। तो योग और जीवन में आज हम बात करेंगे निरोगी काया के लिए योग किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है गीतांजलि भंडारी जी, जो कि योग एक्सपर्ट है और योग शिक्षिका भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो गीतांजलि, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आज के समय में अगर हम फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो योग क्यों ज़रूरी है? क्या सिर्फ योग के माध्यम से हम अपनी जो बॉडी को है वो स्वस्थ रख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फिट रहना एक्चुअल में क्या है। निरोगी काया हम किसे कह सकते हैं, स्वास्थ्य है क्या चीज़ जी। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है हमारे तीनों दोष वात पित्त और कफ, हमारे क्या बोलते हैं 13 अग्नियाँ वो बिल्कुल सम होनी चाहिए। हमारे जो 3 मल है वो बिल्कुल सम होने चाहिए। हमारी जो सप्त धातुएं हैं वो बिल्कुल सम होनी चाहिए। हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। उस परिस्थिति को, शरीर की उस परिस्थिति को हम एकदम निरोगी काया के रूप में कह सकते हैं। और उस जब हम ये सब कुछ पाना चाहते हैं, जैसे वात पित्त और कफ, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमें इसे आहार के साथ, जब हम अपना आहार बिल्कुल सही रखेंगे, उसमें व्यायाम करेंगे, दिनचर्या को सही रखेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, खाने का जो भी टाइम रहता है वो बिल्कुल सही रहता है, तो फिर हमारा जो वात पित्त कफ है जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने में वो हेल्प करता है। तो आज के समय में क्या ये पॉसिबल है? जैसे आपने कहा कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, उसके बाद फिर इसे आप निरोगी काया की डेफिनेशन में कह सकते हैं कि आज का जो हमारा शेड्यूल है सभी लोगों का, जो भाग दौड़ है, उसमें क्या ये संभव है? जी, ये जो मैंने सारी बातें कही, 13 अग्नियाँ, वात पित्त कफ मल, ये सभी चीज़ें कलेक्ट एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। अगर हमारे त्रिदोष सम है तो हमारी जठराग्नि जो है वो भी सम हो जाती है। अब हम खाना ही अच्छा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो डाइजेशन पावर है वो भी अच्छे से होगी। अब हम खाना ही गलत खाएंगे तो हमें उसको निकालने में भी दिक्कत होगी, उसको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होगी। तो जब हम अपना आहार ही सुधार लेंगे, हम अपनी व्यायाम की विधि को ही सुधार लेंगे, तो हम अवश्य ही उस चीज़ को सुधार ले सकते हैं। और उसे एक साथ मिलकर ये चीज़ें लगती है कि बहुत चीज़ें बता दी, ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, पर किसी एक चीज़ को भी ठीक कर देंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो गीतांजलि, सबसे पहले क्यों ना आहार की बात करें, क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं कि नहीं, मैंने अपने जो खाने पीने में है वो शुगर कम कर दिया है, मैं चाय नहीं पीती है, या फिर मैं अगर ये कहें कि ऑयली चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए सोचते हैं कि मुझे खान पान में ये परिवर्तन करना है तो शायद हम हेल्दी रहेंगे। तो कितना ज़रूरी है कि हमारा जो आहार विहार या फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर हम टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो हमें आहार में हमेशा 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम आहार मिताहार ही करें, जितनी भूख है उसका हाफ खाए, आधा पेट खाली छोड़ दे, आधा हवा के लिए छोड़ दे, आधा पानी के लिए छोड़ दे, जिससे जो शरीर है वो भी हल्का रहे। एकदम से पेट भर के खाना खा लोगे तो नींद आएगी, आलस लगेगा, शरीर भारी लगेगा और कुछ भी करने का मन नहीं होगा। थोड़ा कम खाओगे, शरीर में कुछ हल्कापन रहेगा, उठ सकते हो, जा सकते हो, कुछ गतिविधि कर सकते हो, क्रियाशील रह सकते हो दिन के लिए। और दूसरा हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। हम करते हैं, हम आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारी डाइट्स ले लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया चने ठीक है, चने खा लिए, किसी ने बोल दिया मूंगफली ठीक है, मूंगफली खा ली, किसी ने कुछ भी बोल दिया, हम वही खाना शुरू कर देते हैं। पर हमें क्या देखना है, क्या ये चीज़ हमारी प्रकृति के लिए ठीक है? क्या ये चीज़ जो लोग बोल रहे हैं इसे खाने से शरीर ठीक होता है, क्या इसे खाने से मेरा शरीर भी ठीक हो रहा है? जैसे हम कहते हैं हम स्प्राउट्स ले लेते हैं, वेरी कॉमन जिसको हम देखते हैं, पर अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्या वो उतना हैवी प्रोटीन पचा पाएगा? क्या आपको वो भी नोटिस करना चाहिए कि क्या जरूरी है।
क्योंकि हर बॉडी का जो है अलग अलग टेम्परामेंट है, क्या क्या उसको बॉडी को ज़रूरत है। अगर किसी ने शुगर कम कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इंसुलिन शुगर कम हो रहा नीचे है, चली जाए। आपको वो भी तो देखना है कि क्या आपकी शरीर को वो ज़रूरत है। जैसे लोग बोलते हैं शुगर बहुत ख़राब है, पर क्या पता आपकी बॉडी को ज़रूरत भी है, ज़रूरत उतनी हो। और नमक की बात भी वही होती है कि अगर आपकी बॉडी में कितने नमक की रिक्वायरमेंट है वो भी। तो ये जानना कि कैसे हम इसको जान सकते हैं कि हमारी बॉडी की प्रकृति क्या है, हमें किस हिसाब से जो है डाइट अपनी देखनी कुछ तो चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो गुरु होता है हमारा खुद का शरीर ही होता है। यदि हम खुद को नोटिस करना शुरू करें, आज से यदि आप 10 दिन तक खुद को नोटिस करना शुरू करें तो आप अपने आप को समझ पाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप देखो शुरू में तो ये करो कि सब कुछ ही खाना शुरू कर दो, फिर देखो कि अच्छा इसको कट करने से क्या ठीक लग रहा है, इसको कट करने से क्या ठीक लग रहा है। फिर उसमें ये भी नोटिस करो कि अगर ये बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आप उसको, हम किसी को टेक्स्ट भी नहीं देखे, हम कुछ भी नहीं करे, पर हम अपनी प्रकृति देखें, प्रकृति ऐसे देखें कि हमें क्या खाना ठीक लग रहा है, क्या वेदर सूट कर रहा है, क्या हमारा व्यवहार कैसा है, उस चीज़ से अगर हम देखें तभी हमें अपनी प्रकृति हम सम रह सकते हैं। जी, तो अब इस पे सूक्ष्म क्रियाओं पे आते हैं या फिर आसन पे आते हैं कि क्या ऐसी क्रियाएं हैं, क्या ऐसे आसन है नॉर्मली अगर आप रूटीन लाइफ में करते हैं तो आप अपनी बॉडी को फिट की परिस्थिति में ला सकते हैं। योगा का तो एक जो बेसिक अगर हम समझाना चाहिए अपने दर्शकों को कि हम योगा क्यों करते हैं। लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा अगर ऐसा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा अगर हाथों को ऊपर नीचे कर लेंगे, और क्या ज़रूरत है कि हर कोई इंस्ट्रक्टर बोल रहा है अब दोनों हाथ रखे, पूरा श्वास अंदर ले, पूरा बाहर छोड़े। क्यों इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं कहता है कि दोनों हाथ ऊपर कर दे? क्यों उसका फोकस है कि एक श्वास अंदर ले, पूरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आराम से नीचे लेकर आए। ये प्रकृति इस चीज़ को दर्शाती है, क्योंकि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है, मेन काम तो हमारे शरीर में प्राण का ही रहता है जी। अगर प्राण नहीं है तो ना हम क्रियाशील हो सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना उठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है उस प्राण के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर किसी, मान लो मेरे हाथ में यहाँ कट लग गया और यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है जी, तो फिर ये उंगली खराब हो जाएगी। अब इसको चलाने के लिए हमें यहाँ तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी ये विधि है उंगली शक्ति विकासक क्रिया, तो ये हमारी उंगलियों को ही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए हमारा जो वार्म अप क्रिया है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आसन कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमें पहले ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं या फिर वार्म अप जो आप जिसे कहते हैं वो करना ज़रूरी है। जी देखिए, अब एक उम्र दराज लोगों को अगर आप देखें तो वो तो योगा के कुछ मेन बहुत बड़े बड़े शीर्षासन तो वो नहीं करेंगे। अब उनके लिए तो ये जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं हैं यही क्रियाशील रहेगी, यही वर्क में रहेगी, इसी से वो ठीक होंगे। और लोगों को लगता है कि बस थोड़ी सी मूवमेंट करने से, मान लो अपनी कमर की थोड़ी यूं मूवमेंट करने से क्या ही हो जाएगा। पर कुछ ना करने से, कुछ मूवमेंट करने से बहुत डिफरेंस पड़ता है। अभी हम काफ़ी देर से खड़े हैं तो थोड़ा वो हो जाएगा, पर पैरों को थोड़ा अप डाउन करना शुरू कर दोगे तो पैरों में सर्कुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो सर्कुलेशन है अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और फिर अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए ये वार्म अप ज़रूरी है और सूक्ष्म क्रियाएं ज़रूरी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि भी बच्चों की, क्योंकि बच्चे आज के समय में बहुत बर्डन फील करते हैं, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या फिर भाग दौड़ का, तो ये जो दौड़ भाग है बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि व्यायाम किया जाए, योग किया जाए। कौन से ऐसे आसन है जो बच्चों के लिए बेनिफिट होते हैं, चाहे वो उनको मेंटल हेल्थ के लिए या फिर उनको जो स्ट्रेस फ्री करने के लिए या फिर जो पढ़ाई का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बच्चों को तो, आजकल के बच्चों को चंचलता इतनी ज़्यादा है, मोबाइल में उन्हें इतना व्यस्त कर दिया है। पहले थोड़े टाइम पे अगर हम पीछे जाए तो फिर हम देखते हैं कि हम लोग खेल कूद में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, और आज के बच्चे बिल्कुल मोबाइल हो चुका है। और खेल भी है तो इंडोर खेल है, बाहर नहीं जा रहे, मिट्टी में गिर नहीं रहे, प्रकृति से जुड़ नहीं रहे, हमारे पंच तत्वों से बिल्कुल हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टच नहीं है। उस वजह से बच्चों में जो तनाव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि हमने जो प्रकृति से जो हमारा, जिससे हम हील होते हैं,
पंच तत्वों से ये शरीर बना है, पंच तत्वों से ये प्रकृति बनी है। अगर हम इसके कॉन्टेक्ट से बाहर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा शरीर जो है तनाव की तरफ चला जाएगा, डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। इससे एक तो हमें इससे जुड़े रहना है, और कुछ एक बच्चों के लिए हमने उनकी स्पाइन को, जैसे हम कहते हैं कि उनकी हाइट बननी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, उनको वो करना चाहिए, तो नॉर्मली हम ताड़ासन तो देते ही है, पर हम स्पाइन को ठीक करने के लिए एक दो और आसन भी कर सकते हैं, जैसे अधोमुख श्वानासन कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पाइन बिल्कुल ठीक रहती है। और उसी में भुजंग आसन भी कर सकते हैं, जैसे हम करके दिखाते हैं अधोमुख श्वानासन। जी, बिल्कुल ऐसे ही सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे प्लेस कर देंगे, पाँव को पीछे की तरफ जी, और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। पूरा स्ट्रेच करना है खुद को, शोल्डर को पूरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करनी है। जितना हम स्पाइन को सीधा रख पाएंगे उतना सीधा रखेंगे, और यहीं से पूरा इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को पूरा आगे लिफ्ट करना है। और कोबरा, जिसे भुजंगासन भी कहते हैं, और यहीं से श्वास छोड़ते हुए बालासन। इसी तरह से इन 3 आसनों के मेल को बच्चों को डेली करवाना चाहिए, ताकि उनकी स्पाइन जी, उनमें स्ट्रेंथ और कैपेसिटी बनी रहे। और जिस तरह से हम अपने सिर को नीचे करते हैं, जैसे अधोमुख श्वानासन में करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और जिससे तनाव जैसी स्थिति होती है, सिर में टेंशन है, कुछ भी है, वो भी दूर होने लगता है। लेकिन बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, कितना समय ज़रूरी है कि वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले सुबह की भाग दौड़ में, जो 5-10 मिनट जैसे ये आसन करते हैं, या फिर उससे बाहर आने के लिए, रूटीन लाइफ में बाहर जो स्ट्रेस फ्री होने के लिए कितना सा समय देना बहुत ज़रूरी है? जी, हमें सबसे पहले लोग कहते हैं इसके लिए कितना आप खुद के लिए कितना समय दे सकते हो? जी, पूरी जिंदगी भी दे सकते हो। अब 1 घंटा निकालना तो उसमें बहुत ही कम है। प्रतिदिन ये पूरा जीवन आपका ही तो है, कुछ बाकी संसार है, सब कुछ जॉब है, वो सब कुछ है, स्कूल है, बच्चे हैं, जो भी है वो उसके बाद है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा जो रिश्ता है वो खुद के साथ सबसे सर्वप्रथम है। और खुद के शरीर के, अगर हमारा जो शरीर ठीक नहीं रहेगा तो वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, फिर वो संसार भी खत्म हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि अपने लिए समय निकालें, जितना भी आप निकाल सकते हो उतना ज़रूरी है। और अब अगर यूथ की बात की जाए तो सेम वही इशू है कि डिप्रेशन में यूथ है, कुछ बच्चे जो है वो नशे की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो बैड हैबिट्स है, इससे बाहर आने के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है, अपनी बॉडी को फिर से उस रूप में ला सकते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो भी चुके हैं तो कैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए? योग केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है। योग से हमें क्या होता है कि हम सकारात्मक ऊर्जा की तरफ या उससे जुड़ना शुरू कर जाते हैं। एक जो स्पिरिचुअली अगर हम कहें तो हम एक परमात्मा के साथ मिलना शुरू करते हैं। और जब हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है तो हम इस नेगेटिव विचार के साथ ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये मैक्सिमम जो बच्चे हैं या तो पीयर प्रेशर में या फिर डिप्रेशन की वजह से नशे के शिकार होते जाते हैं। वहीं जब आप योगा से अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखोगे, उस सकारात्मक ऊर्जा को चलायमान रखोगे, तो जो दिमाग है वो खुद ब खुद उन जगहों से हटना शुरू हो जाता है और सकारात्मक कार्यों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो कौन से ऐसे आसन है जो यूथ कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो रिलैक्स पा सकते हैं? गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसमें पहले एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा बेंड, और दोनों हाथों को भी इसी तरह से यहीं होल्ड करेंगे जी। और
वापस आते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को खोले, दोनों पैरों को खोले और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी दोहराए। अब आप कहेंगे इस अभ्यास से नशे का या डिप्रेशन का क्या लेना देना है? जब आप एक जगह पे अपनी जो पूरी ऊर्जा को है केंद्रित करोगे, योगा का क्या है, अब ये करना ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ और ये कर लूँ, मुझे अपना पूरा फोकस यहीं रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हाथों को छोड़े और पाँव भी। तो मेन चीज़ फोकस है। फोकस अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाना। जी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि जो आज के समय में प्रॉब्लम आ रही है वो सभी को पाचन की प्रॉब्लम भी आ रही है कि कुछ खाना पच नहीं रहा। जैसे हमने शुरू में भी बात की कि खान पान हमारा ऐसा हो गया कि ये पता नहीं चलता कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आज आम हो गई है सभी के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके लिए हम कुछ एक अभ्यास कर सकते हैं जिसे हम अभी करके दिखाएंगे। पहले आराम से दोनों बैठ जाए, दोनों पैरों को सामने रखेंगे। अब हम बहुत बार सोचते हैं कि पैरों का क्या काम है। जी। अब हमारे शरीर में जितनी भी गैस बनी है उसको हमें रिलीज करना है। तो हमें पैरों का जो हम कहते हैं वार्म अप का क्या काम है, ये सब सारी क्रियाएं वार्म अप की उसमें आती है जी, जो कि हमें हमारी पिंडलियों को सॉफ्ट, पैर नरम होने चाहिए, इसको सॉफ्ट रखेंगे। हमारी जो नसें हैं वो सारी पैरों की तरफ जाती है। अगर ये चीज़ बिल्कुल मुलायम रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, अगर आपके यहाँ पे दर्द नहीं रहेगा तो आपको गैस नहीं रहेगी। अच्छा। अगर आप इसे मुलायम कर लेंगे तो वो गैस की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी। जैसे कोई बुजुर्ग है वो ये क्रिया कर सकता है, बिल्कुल कोई ठीक है, निरोगी है, उसे पश्चिमोत्तान जैसे आसन की अभ्यास करना चाहिए जिसमें दोनों पैर सामने, इनहेल करते हुए आराम से दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे और एक्सेल करते हुए अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और धीरे 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 नीचे की तरफ। उसी तरह प्रकार से ऊपर होंगे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे और आराम से दोनों हाथों को छोड़ देंगे। जी। इसी तरह से एक और प्रक्रिया है जो गैस को रिलीज करने में, किसी भी नस नाड़ी में गैस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पेट पे होती है। अब जनरली हमें लगता है कि सिर्फ एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, सिर्फ वो गैस है। जी। हमारे कभी कभी घुटनों में दर्द हो रही होती है, कंधों में दर्द हो रही होती है, वो भी गैस है। अच्छा। जी। वो भी कहीं ना कहीं वो जो ऑक्सीजन है वो वहाँ फंस चुकी है, उससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आराम से पहले पेट के बल लेट जाएंगे, और धीरे से अपने हाथों के ऊपर आएंगे और अपनी हिप्स को टच करेंगे अपने पाँव के साथ आराम आराम से। ये देखने में बहुत ही आसान क्रिया लगती है जी। पर यदि कोई गैस वाला व्यक्ति जब इस क्रिया को करेगा तो उसे बिल्कुल पता चल जाएगा कि वो इस तरह से अपनी हिप्स को टच नहीं कर सकता क्योंकि वो गैस भरी है। जी। और नॉर्मली ये सभी के लिए ज़रूरी है, अगर वो अपने फिट भी रहना चाहते हैं तो भी वो इस क्रिया को कर सकते हैं। जी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं जो एक तो अगर हमारे अंदर कोई बीमारी आ चुकी है तो उसके लिए अलग तरह से आसन होंगे, लेकिन जो नॉर्मली भी आप कोई भी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो उससे आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल या फिर फिट रख सकते हैं। निरोग रहने के लिए ज़रूरी नहीं है हम बहुत मसल अप कर ले, कुछ वो कर ले। मैंने शुरू में कहा ही
कि हमारा जो स्टूल है, मल है, मूत्र है, ये निकाशन की क्रिया ठीक होनी चाहिए। पाचन, जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, पाचन क्रिया ठीक होनी चाहिए। हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ है, उनका सम्मेलन ठीक होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में अगर पित्त बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो एकदम से खाना जल्दी, भूख लगना, खाना अच्छे से पचना नहीं, और गैस हो जाना। पित्त का सबसे बड़ा जो एक रोग है वो गैस है। गैस है, एसिडिटी है। यदि एसिडिटी लगने लगे, बॉडी में गर्मी फील होने लगे, तो समझ लीजिए आपको पित्त है और आपको उसको शांत करने की ज़रूरत है। एक कॉमन सी बात ये भी होती है कि जब हम बढ़ती उम्र की बात करते हैं कि एज अब हो रही है, तो ये चीज़ें हमें नहीं डाइजेस्ट होती है। क्या ऐसा होता है? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे हैं, इनको तो कुछ भी पच जाएगा, अभी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी एज ऐसी है कि हम ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या एज के साथ भी हम ये बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसी लिमिट का खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें? ये तो होता ही है जी। ये तो हम सिर्फ खाने पे अगर ना भी देखें, कुछ क्रियाओं पे भी देखें, तो ऐसा तो एज के बढ़ती उम्र के साथ हमें कुछ कुछ चीज़ों तो अपनी ध्यान में रखनी ही चाहिए। उसमें सबसे जो मेन होता है वो हमारा आहार ही रहता है। अब बच्चे पर हम गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं बचपन में तो सब पचता है, पर वो दिखता कब है? एक उम्र बढ़ने के बाद। जो हम उम्र बढ़ने के बाद कुछ नहीं खा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो उसी का बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बचपन में सब कुछ खा जाते हैं जी। ये सोच के कि अभी तो सब कुछ डाइजेस्ट हो ही जाता है। पर एक जो अंदर जो मशीन है, कुछ है, उसकी भी तो एक लिमिट है। बिल्कुल। यदि हम उसे लिमिट में यूज़ करते रहेंगे तो वो हो सकता है वो आजीवन अच्छी चले। पर हम उसका एक्सेस यूज़ कर लेंगे पहले ही, उम्र से पहले ही, तो हमें 30-35 के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यानी अगर आप बचपन में या फिर यूथ अगर आप है और उस समय भी आप ऐसी चीज़ें कोई खा रहे हैं जो बॉडी पार्ट को आपको नुकसान दे रहा है, आपको हमेशा सम ही रहना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा से ही बचपन में भी कुछ भी ना खाओ, पर अब अगर यदि कुछ खाओ तो बस इतना खाओ कि उसे स्वाद भर ले लिया, एंड दैट्स इट। फिर ये नहीं कि 2 पिज़्ज़ा एक साथ ही खा लिए, जैसे 1 स्लाइस ले लिया, 2 स्लाइस ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश ये करें कि आपका जो खाना है वो हेल्दी रहे और कम रहे। तो एक और जो ज़रूरी चीज़ें होती है, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो सांसों की बात ज़्यादा करते हैं। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि सांस अंदर लीजिए, इनहेल एक्सहेल, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस रहती है वो क्या रहती है योग में और बॉडी में, जो हम सांस या फिर प्राणायाम या अनुलोम विलोम की जब बात आती है? चले वातम चले चित्तम जी। कि यदि ये जो प्राणवायु नहीं है तो ये शरीर नहीं है। जिस प्रकार ये प्राणवायु चलेगी उसी प्रकार ये शरीर भी चलेगा। यदि हम देखते हैं, हम जनरली अगर हमें बेसिक से ही देखना चाहिए, आसपास जो हम नोटिस कर सकते हैं हम उसी से रिलेट कर पाते हैं। हमें गुस्सा आता है तो एकदम से हमारी जो सांस है चढ़नी शुरू हो जाती है। कभी भी ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आराम से सांस ले रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर सकते। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे वात चलेगी हमारे शरीर में, जैसे जैसे प्राणवायु चलती जाएगी, वैसे वैसे हमारा मन भी चलता जाएगा। जैसे हम योगी हम प्राणायाम क्यों देते हैं? ताकि वो जो प्राणवायु है उसे हम इतना कंट्रोल कर ले, हम अपने आप में संयम कर ले। योगा का मतलब ही है कि जीवन में हम एक संयम लेके आए। संयम से बुद्धिमती से थोड़ा सा जो काम है वो करे। और जैसे आज अगर हमने बच्चों की बात की, कुछ एक आपने बुज़ुर्गों की भी बात की कि ये जो चीज़ें हैं वो बुज़ुर्ग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर महिलाओं की तरफ भी आए तो उनका भी शेड्यूल है वो बहुत बिज़ी रह चुका है, कुछ वर्किंग है या फिर कुछ बच्चों के साथ इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो उनको कितना समय, वैसे तो आपने हमेशा कहा कि जितना भी समय निकाल पाए निकालिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि अपने जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में है वो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स करे, क्या कुछ ऐसी क्रियाएं करे या फिर आसन करे कि वो बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस कर पाए। मैं महिलाओं के लिए एक चंद्र नमस्कार को ज़रूर करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो महिलाओं की पेल्विक रीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जी। जितनी भी महिलाओं को मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स रहती है वो पेल्विक रीजन से रहती है। उसके लिए मैं एक चंद्र नमस्कार की क्रिया आपको ज़रूर करके दिखाना चाहती हूँ, जो कि 11 स्टेप्स का रहता है जी।
जैसे हमारा सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, वैसे ही हमारा चंद्र नमस्कार भी हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है, पर यह हमारी बॉडी को बिल्कुल शांत कर देता है। अच्छा। इसका जो स्वभाव है वो ठंडा है। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर आराम से लेके जाएंगे। इसे हम बिल्कुल आराम से करते हैं। रोटेट। फिर जिस तरफ को हम रोटेट हो गए हैं वही वाली लेग को थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे। डाउन, गॉडेस पोज। वहीं से बिल्कुल सीधा पाँव 90 एंगल की डिग्री पे। डाउन, पिरामिड। यहीं से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। त्रिकोणासन। पीछे वाले पैर को नीचे रखेंगे। अब यहीं से हाफ लंज। अदर साइड। अब वही प्रक्रिया जो हमने इस पैर के साथ करी है दूसरी साइड भी करेंगे। गॉडेस। वहीं हम वापस आ गए, जिस पैर को हम लेके गए थे उसी पैर को वापस लेके आएंगे। और दूसरी तरफ को त्रिकटाड़ासन। इसी तरह से हम जब ये चीज़ें दोनों पैर से करेंगे तो फिर ये एक राउंड माना जाता है। मतलब एक पैर की साइड जब आपने की तो ये 11 क्रियाएं होगी जी। और ये आपको मतलब पूरा कूल रहने के लिए रहने के लिए हमारे जो बॉडी में, फीमेल बॉडी में बेसिकली, मेल पे भी, पर जो हम ज़्यादा देखते हैं फीमेल बॉडी पे, हमें जितनी भी समस्या रहती है पेट संबंधी, ओवरी संबंधी, पेल्विक रीजन संबंधी, प्रेगनेंसी, पीसीओडी, जिस प्रकार की भी समस्या रहती है उसमें ये हेल्पफुल रहता है। जी। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि अगर आप शांत रहना चाहते हैं, अपने माइंड को संतुलित रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी रह सकते हैं। और ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को फिट रखें, तो कितना योगा ज़रूरी है? योगा तो करके ही होगा। जी। अगर मैं कुछ कह दूं कि इससे ये होगा वो होगा तो आप में हो सकता है ना भी माने, पर यदि आप करेंगे और फिर आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि वो चीज़ कैसे शरीर पे इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा भी करेंगे, शुरुआत भी करेंगे, तो उससे ही आपको जो है अपने आप में चेंजेस नज़र आएंगे और कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तब आपको महसूस होगा कि आपने इसके माध्यम से ये किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। गीतांजलि जी आज हमारे साथ योग और जीवन कार्यक्रम में थी, तो आपका धन्यवाद। नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।